अब देखते हैं हम लोग लाइट रिफ्लेक्शन। लाइट का मतलब प्रकाश का परावर्तन हम लोग देखने जा रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन रुखड़े सरफेस से कैसा होता है और चिकने सरफेस से कैसा होता है। रुखड़े सरफेस से जो परावर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो अब इस तरह से रिफ्लेक्शन अगर पढ़ रहे हैं तो रिफ्लेक्शन के प्रकार जो होते हैं, यानी परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। एक जो होता है सरफेस, अगर आपका प्लेन हो या स्मूथ हो। अगर प्लेन सरफेस से जब भी रिफ्लेक्शन होगा, यानी लाइट, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई टॉर्च है, टॉर्च से यहाँ पे टॉर्च है और टॉर्च से यहाँ पे लाइट अगर आउट हो रहा है, तो लाइट के जो बीम आ रहे हैं और रिफ्लेक्शन के बाद जब पार्लेल हो जाते हैं, टकराने के बाद पार्लेल, तो कहने का मतलब इस तरह का रिफ्लेक्शन जो होगा वो कैसा रिफ्लेक्शन होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। आपको देखने को मिरर से जितना रिफ्लेक्शन होता है प्लेन मिरर से, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन ही होता है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन जितना आपके घर के सरफेस वॉल हुए, जो चीज आप घर में रहते हैं और चीज विजिबल होता है, वैसे सरफेस को हम लोग कहते हैं इरेगुलर या रफ सरफेस। तो खुरदरा सरफेस से जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो लाइट पार्लेल आएगी, लेकिन टकराने के बाद लाइट जो है वो पार्लेल नहीं होगी, एक दूसरे को क्या करेगी, क्रॉस कर देगी। यानी पार्लेल जब रिफ्लेक्शन के बाद नहीं होगा तो वैसे रिफ्लेक्शन को इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन जो ज्यादातर हमारे कॉमन लाइफ में आता है वो प्लेन मिरर से होता है, और इसी मिरर के बारे में हम लोग को जानना है। प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो मिरर दो तरह के होते हैं, पहला प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर को हम लोग हिंदी में समतल दर्पण कहते हैं और स्फेरिकल मिरर को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। क्योंकि एक स्फेयर से बनता है, यानी एक गोला से बनता है। एक गोला को काट कर ये दो सरफेस को काट दिया जाता है, इसको अंदर से कलर कर दिया जाता है और इसको बाहर से। तो जब अंदर से काटा जाता है इसका शेप जो होता है ऐसा हो जाता है, और जो बाहर से कलर किया जाता है, बाहर से कलर करने के बाद इसका शेप ऐसा होता है। ये इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाता है और इधर कलर्ड सरफेस होता है, यानी इधर कलर किया होता है। तो ये तो हम लोग समझ गए कि जो दो तरह का सरफेस होता है, एक होता है प्लेन मिरर का सरफेस, यानी प्लेन सरफेस होता है, स्फेरिकल मिरर जिसका सरफेस हमेशा कर्व होता है, यानी टेढ़ा होता है। क्योंकि स्फेयर गोला जो होता है वो क्या होता है, उसका सरफेस कर्व होता है, यानी टेढ़ा होता है। तो समतल दर्पण के क्या क्या गुण है, यानी प्रॉपर्टी क्या है, क्या क्या समतल दर्पण अपने अंदर कैरेक्टरिस्टिक रखता है, तो पहले हम इसको विजुअल के माध्यम से हम लोग कुछ देख। रिफ्लेक्शन के टाइप्स, तो आपको बताया गया कि रिफ्लेक्शन के दो टाइप्स होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा टाइप्स होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन आपका स्मूथ सरफेस से होता है। सरफेस कैसा है, स्मूथ और प्लेन सरफेस है। इसमें क्या होता है कि लाइट जो होती है ना, पार्लेल लाइट आई और टकराने के बाद सारी पार्लेल हो गई, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफिनीशन कहें, रिफ्लेक्शन थ्रू पॉलिश्ड सरफेस या स्मूथ सरफेस, दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे कि कहां से आपने देखा रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, प्लेन ग्लास से होता है और दूसरा स्टील वाटर, माने पानी जब रुकी हुई होती है तो उससे जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसा रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। अब उसके बाद आ जाते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन कैसा होता है, जब सरफेस आपका रुखड़ा हो, ये खुरदरा सरफेस है, सैंड पेपर है, तो लाइट तो पार्लेल इस पे फॉल कर रही है, लाइट पार्लेल गिर रही है, एक दूसरे के पार्लेल है ना। और टकराने के बाद देखिए क्या एक दूसरे के पार्लेल हो रही है, नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो जब भी रफ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा रिफ्लेक्शन होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन थ्रू रफ सरफेस इज नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जो होगा कंक्रीट वॉल, जो हमारे घर में दीवार होता है कंक्रीट का बना हुआ, वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। पानी जो चल रहा है, बहता हुआ पानी, उसमें देखते हैं कि रिपल्स बनते हैं, तो उसका भी सरफेस इरेगुलर होता है। क्लियर? लोग अब चलते हैं
अगला प्रॉपर्टीज जो प्लेन मिरर का होता है। प्लेन मिरर का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? प्लेन मिरर आपने देखा, प्लेन मिरर पे जो रिफ्लेक्शन होता है और रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। और प्लेन मिरर जो आप अपने घर में देखते हैं उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है उसको हम लोग आज वाच करते हैं। पहला प्रॉपर्टी इसका ये होता है कि जब भी ऑब्जेक्ट हम लोग प्लेन मिरर के सामने खड़ा होते हैं तो देखिए, पहला चीज कि ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उतना ही उसका इमेज भी बड़ा है। तो कहने का मतलब और क्या है? अपराइट यानी सीधा है। ये ऊपर की ओर इसका सर है तो इमेज का भी सर कहाँ है? ऊपर की ओर है। तो कहने का मतलब जो प्लेन मिरर होता है वो हमेशा सीधा इमेज बनाता है। और दूसरा कि जो प्लेन मिरर है सेम साइज का, इसका जितना हाइट है उसके इमेज ऑब्जेक्ट का के हाइट के बराबर ही इमेज का हाइट होता है। तो कारण इसका क्या हुआ? इसका कारण क्या हुआ कि जब भी इमेज बनेगा प्लेन मिरर में वो कैसा बनेगा? सेम साइज का और सीधा इमेज बनेगा। दूसरा इसका क्या प्रॉपर्टी होता है कि इमेज जो होता है सेम डिस्टेंस पे बनता है मिरर के पीछे से। कहने का मतलब अब इसको विजुअल के द्वारा देखेंगे कि मान लीजिए कि ये आपका मिरर है तो ये आपका चेस का आपका ये कौन सा है भाई? ये लग रहा है किंग है नहीं तो मिनिस्टर, किंग ही दिख रहा है। तो मान लीजिए कि जितना आप इसके स्क्वायर बॉक्स को देखिए, जितना मिरर के पास इसका है मिरर से उतना ही बॉक्स स्क्वायर का आपका आप काउंट कीजिएगा उतना ही है। अब उससे नहीं समझ में आ रहा है, फिर आगे हम समझेंगे। कहने का मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर के जितना आगे खड़ा होगा उतना ही मिरर के पीछे से उसका इमेज बनेगा, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे ही बनता है। यानी वर्चुअल का मतलब आभासी इमेज। तो बताएंगे कि टाइप्स ऑफ इमेज दो तरह के होते हैं, एक वर्चुअल इमेज आभासी प्रतिबिंब और दूसरा होता है आपका रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब। दो तरह के प्रतिबिंब देखते हैं। इमेज का मतलब प्रतिबिंब होता है। तो कहने का मतलब इतना याद रखिएगा कि सेम डिस्टेंस मिरर से जितना अगर 5 मीटर आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज मिरर से 5 मीटर पीछे बनेगा। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए अगर ऑब्जेक्ट 5 मीटर दूरी पर है प्लेन मिरर में और तो उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस कितना होगा, तो ये दोनों को आपको ऐड करना होगा। पहले ये तो बात समझ में आएगी कि जितना ऑब्जेक्ट मिरर के सामने खड़ा होता है उतना ही इमेज जो होता है उसके मिरर के इन फ्रंट ऑफ जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसके मिरर के पीछे इमेज उतना ही बनेगा। इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। जो इमेज बनेगा मिरर के पीछे वो सेम डिस्टेंस पे बनेगा जितना ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ माने सामने खड़ा है मिरर के। दूसरा प्रॉपर्टी हमने देख लिया। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनता है। लैटरली इन्वर्टेड इमेज का मतलब ऑब्जेक्ट का राइट पार्ट जो होगा इमेज का लेफ्ट पार्ट हो जाएगा। जैसे देखिए ये लड़का, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसने क्या किया? लेफ्ट हैंड उठाया, मिरर में क्या देख रहा है कि राइट हैंड उसको दिख रहा है। तो ये जो आपका प्रॉपर्टी है मिरर का, प्लेन मिरर का, इसी प्रॉपर्टी को राइट पार्ट ऑब्जेक्ट का यानी वस्तु का जो दायां भाग है वो इमेज का यानी प्रतिबिंब का कैसा भाग हो जाता है? बायां। तो इस फेनोमेनन को हम लोग लैटरल इन्वर्सन कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? और इस तरह के इमेज को हम क्या कहते हैं? लैटरली इन्वर्टेड इमेज। तो बात समझ में? आवर्धित इमेज, आवर्धित लैटरली इन्वर्टेड को मतलब आपके लैटरली में उसको हम सीधा कोई अगर बच्चा खड़ा है तो उसका राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट हो जाना, इस तरह के एक्सचेंज को, इस तरह के परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? लैटरली इन्वर्टेड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। मान लीजिए कि ये रोबोट है। अब रोबोट के बारे में हम लोग तो जानते ही हैं। ये मिरर है, मिरर के आगे रोबोट जो है 8 मीटर खड़ा है। तो आपको बताया गया है कि अगर इसका प्रतिबिंब बनेगा मिरर में
वो मिरर से कितना मीटर पीछे की ओर बनेगा, तो ये भी लगभग 8 मीटर पीछे की ओर बनेगा। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि अगर रोबोट स्टैंडिंग है 8 मीटर अवे फ्रॉम प्लेन मिरर, तो इसका व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द हिम विथ हिज इमेज बी फॉर्म्ड, उसका इमेज कितना पीछे बनेगा मिरर के, तो मिरर के भी वो 8 मीटर पीछे बनेगा। इसी में आपका क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना टोटल डिस्टेंस होगा भाई, तो 8 इधर 8 इधर, माने मिरर के सामने 8 मीटर और मिरर के पीछे 8 मीटर, तो टोटल इमेज कितना बनेगा 16 मीटर। और अगला क्वेश्चन पूछा गया अगर मान लीजिए ये 2 मीटर आगे की ओर चलता है, 2 मीटर इसको आगे चलाते हैं, तो आगे चलने के बाद आपसे अगर कोई पूछे कि बताइए अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 2 मीटर ये भी आगे की ओर बढ़ा और 2 मीटर ये भी आगे की ओर बढ़ा। 2 मीटर बढ़ने के बाद इसका जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो इन दोनों का डिस्टेंस जो होगा 2 मीटर ये भी कम हो गया, 2 मीटर ये भी कम हो गया, यानी टोटल 4 मीटर कम हो गया। यानी पहले 16 था और 2 मीटर ये कम हुआ, 2 मीटर यानी 16 माइनस कितना 4, तो ये 6 मीटर हो गया, ये 6 मीटर, 2 मीटर इधर से, तो कितना हो जाएगा 12 मीटर। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में भी। अब आगे आ जाते हैं हम लोग प्लेन मिरर के कुछ स्फेरिकल मिरर के बारे में। प्लेन मिरर आपका यहीं तक था। अब आ जाते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आ जाते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में क्या जानते हैं, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो इस तरह से होता है। मान लीजिए कि मैंने एक मिरर लिया स्फेरिकल मिरर, उसको मैंने काटा। अगर जिस कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि उसका अंदर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हम लोग कलर कर देते हैं, और जिसका बाहर वाला पार्ट जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जिसमें हम अपना चेहरा देख पाते हैं। तो याद रखिएगा कि जब कर्व पार्ट को यानी इंटरनल कर्व पार्ट को अगर कलर कर दिया जाता है इस तरह से, तो जो हमें मिरर मिलता है वो कौन सा मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर। जो चम्मच आपने देखा है उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो आपका बल्जिंग किया हुआ होता है, मुंह, देखिए याद रखना है ना, बस याद रखने का ये तरीका है। वेक्स मीन्स होता है चिढ़ाना। आप विद्यालय में है तो किसी कोई बच्चा से कभी तू मैं हो जाता है तो आप मुंह फुला कर बैठ जाता हूं ऐसे, तो माने फूला हुआ पार्ट, चिढ़ाने वाला पार्ट जो हुआ वो समझ लीजिएगा वेक्स। कन्वेक्स याद रखने का तरीका है, चिढ़ाने वाला पार्ट कन्वेक्स। लर्निंग मतलब कि आप कैसे याद रखें। और केव माने गुफा, इस तरह का केव। अगर मान लीजिए कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस गुफा की मुंह की तरह खुला रहे, तो समझ लीजिएगा एक ऐसा मिरर है कनकेव, केव जैसा जो दिखे, केव जैसा दिखे। केव मीन्स गुफा। तो याद रखना होगा ये कनकेव मिरर में क्या होता है, जो धंसा हुआ पार्ट होता है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, वैसे पार्ट को हम कनकेव पार्ट कहते हैं, और उस तरह के मिरर को हम कनकेव मिरर कहते हैं। तो हम लोग समझ गए कि कनकेव मिरर जो होता है उसको हिंदी में अवतल दर्पण, और कन्वेक्स मिरर को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर रियल में अगर इमेज बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। तो अगर हम स्फेरिकल मिरर को काटें और उसके अंदर वाले भाग को रंग दे, तो जो बाहर वाला भाग हुआ वो कन्वेक्स पार्ट हुआ, यानी और वो कन्वेक्स मिरर बन जाएगा। अगर बाहर वाले पार्ट को हम अगर रंग दें तो अंदर वाला पार्ट जो हुआ कनकेव पार्ट हुआ, यानी कन्वेक्स मिरर। तो ये इस तरह से आपका ये जो हो गया फुला हुआ पार्ट है, यानी बल्जिंग किया हुआ पार्ट है, ये जो है ना ये धंसा हुआ पार्ट है, ये हम्प बना रहा है। यानी कह सकते हैं जो ऊंट देखते हैं, हाँ, ऊंट का जो हम्प होता है यानी कुबड़ जिसको कहते हैं, उठा हुआ पार्ट, वो कन्वेक्स पार्ट है। और जो धंसा हुआ पार्ट है, धंसा हुआ पार्ट यानी गड्ढा जैसा पार्ट, केव गुफा जैसा पार्ट, तो कनकेव पार्ट है, यानी कन्वेक्स मिरर। इस तरह के मिरर को कनकेव मिरर और इस तरह के मिरर को कन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो ये जो है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठा हुआ पार्ट होता है,
और इसका जो गड्ढा वाला ये ओपेक सरफेस होता है, ये आर पार नहीं देख सकते हैं। इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर होता है और इधर कलर्ड सरफेस होता है, ओपेक सरफेस होता है, यानी दिखेगा नहीं। इतना तो समझ में आ गया है। अब ये तो समझ गए। इसमें क्या होगा, ये लाइट जितना आएगा, मान लीजिए यहां से टॉर्च जला है तो ये क्या देख रहे हैं, लाइट आ रहा है बाहर की ओर जा रहा है, लाइट आ रहा है बाहर की ओर। एक केस है जिसमें उसी लाइट जो है अपने ही रास्ता से मुड़ जा रही है, रिट्रेस कर जा रही है। मतलब ये जो है ना, बहुत सारे पार्लेल बीम ऑफ लाइट को क्या करते हैं, बाहर की ओर कर देते हैं। बाहर करना का मतलब डाइवर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, डाइवर्स। इसलिए इसका दूसरा नाम है डाइवर्जिंग मिरर। क्यों डाइवर्जिंग मिरर है, क्योंकि ये पार्लेल बीम ऑफ लाइट को क्या करती है, डाइवर्स करती है। जब वहीं अगर बात करते हैं इसलिए कनकेव मिरर को, तो ये क्या करती है, सभी बीम ऑफ लाइट को अपनी अंदर की ओर लाती है, कन्वर्स करती है। क्या करती है, कन्वर्स का मतलब अंदर की ओर लाना, कॉन्सेंट्रेट करना, कलेक्ट करना, तो कन्वर्स करती है। इसलिए इस मिरर को हम लोग कनकेव मिरर कहते हैं। तो इतना समझ में बात आ रही है। अब इसमें कुछ कॉमन टर्म्स हैं जिसको हम लोग जानना होगा। जैसे अब स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर आप देखें तो कभी भी आप सोचिए कि एक सर्कल बनाते हैं, तो सर्कल ये कैसे बनता है, एक पॉइंट होता होगा जहां से आप, यानी जब ज्योमेट्री आप बनाते होंगे तो ये सेंटर आप लेते हैं कंपास का, और कंपास का सेंटर जो होता है वो सर्कल का भी सेंटर होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये ज्योमेट्रिक सेंटर होता है वो मिरर का। तो ज्योमेट्रिक सेंटर किसी भी मिरर का क्या कहलाता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस कर्व लाइन का ये सेंटर है, इसलिए इसका नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अब आ जाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हम समझ गए। अब उसके बाद आ जाते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जैसे देखिए फिगर में देखते हैं, ये स्फीयर है, इसमें जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये क्या है, सेंटर है, और इस सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से डिनोट करते हैं। ये किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब ये मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जस्ट बीच वाला पार्ट, सेंट्रल पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। तो पहले सेंटर के बारे में हम जान लेते हैं। सेंटर क्या है, लिखा है द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर विच मिरर इज अ पार्ट। स्फेयर का जो सेंटर होता है, जिसका ये मिरर पार्ट है, तो उस सेंटर को ही हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पोल क्या होता है भाई, ज्योमेट्रिक सेंटर। ये जब फिगर बनाए हैं और इसका बीच का भाग, इधर से अगर मान लो टोटल लेंथ अगर 10 है तो 5 वाला भाग जो हुआ उसका बीच वाला पार्ट, तो ज्योमेट्रिक सेंटर जो होता है स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। पोल के बाद अगर आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस वैसे इमेजिनरी लाइन को कहते हैं जो सेंटर और पोल से पास होती है। तो क्लियर है, अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल ऑफ द मिरर एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर। उसके बाद आ जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस जो सेंटर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसको हम लोग त्रिज्या भी कहते हैं। तो द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज अ रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो भी स्फेरिकल मिरर का रेडियस है उसी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसमें इतना हमको जानना था। फिर और कुछ इसमें है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है भाई, आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बारे में जान लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में जान लिया कि ये इमेजिनरी लाइन होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है और दोनों के बीच में। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस वह पॉइंट होता है जहां पे ऑल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, क्या प्रिंसिपल एक्सिस वह पॉइंट होता है किस, कहां पे, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे,
ये मान लो कि फोकस है। द प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, कन्वर्स और डाइवर्स, अपीयर्स टू डाइवर्स। इसमें तो कन्वर्स हो रहा है, लेकिन जब आप कन्वेक्स मिरर में चलेगा तो लाइट डाइवर्स होती है। तो कहने का मतलब हम प्रिंसिपल जो ये पॉइंट आप देखें जहां पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई और क्या हुई, कन्वर्स हुई, तो इस पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस पे जो ये पड़ा हुआ पॉइंट है जहां पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट आगे फॉल की है, उसी पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो इतना क्लियर हो गया। तो प्रिंसिपल फोकस अगर कोई कहे तो किसे कहते हैं, द पॉइंट द कनकेव द रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट अ पॉइंट एफ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी डिफिनीशन, सीधा डिफिनीशन मैं बता रहा हूं कैसे होगा कि प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल पैरेलल बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज और डाइवर्स। तो इस तरह से आप डिफिनीशन इसको आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, या आप इसका डिफिनीशन आप नोट कर सकते हैं। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, आपको बताया कि कन्वेक्स मिरर में भी यही होता है, केवल ये डाइवर्स करता है। जैसे लाइट गया, ये क्या हुआ, डाइवर्स हो गया। लेकिन ये चूंकि इमेजिन किया हुआ है कि पीछे हो सकता है कि ये जो लाइट को अगर मिलाते हैं तो ये इधर आके मिलता है, ये इधर किसी एक पॉइंट में मिलता है, तो ये पॉइंट को भी प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जो कनकेव मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस होता है इस तरह से, यानी लेफ्ट पार्ट होता है, और जो कन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस होता है वो राइट पार्ट होता है। बहुत ही अहम ये टर्म्स है जिसको आपको याद रखना होगा। तो इतना हम समझ गए कन्वेक्स मिरर। तो ये चीज इसमें क्या होता है, जहां ही पैरेलल ऑफ बीम ऑफ लाइट जो होता है ना, अपीयर्स टू कम, लगेगा कि ये इधर ही से लाइट जा रही है, इधर ही से लाइट जा रही है, टकरा के नहीं जा रही है। मान लो इधर से, तो कोई सोचेगा कि इधर ही से ना लाइट आ रही होगी। तो अपीयर्स टू कम कहां से, प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट जो लगे कि प्रिंसिपल एक्सिस पे कन्वर्ज हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से डाइवर्ज हो रही है, तो ऐसे पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। इतना समझ में बात आ गई, जिसको हम वर्चुअल फोकस का, चूंकि ये रियल नहीं है, वर्चुअल, ये रियल फोकस है। रियल फोकस इसलिए ये असली है, चूंकि लाइट कन्वर्ज हो रही है, दिख रहा है, और ये दिख नहीं रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको नकली यानी वर्चुअल, आभासी कहेंगे। इतना क्लियर। फोकल लेंथ अब जान लेते हैं, फोकल लेंथ क्या होता है। तो फोकल लेंथ जो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, जिसे स्मॉल एफ से हम डिनोट करते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर के पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, जिसे स्मॉल एफ से कहते हैं। इसमें भी ऐसा है। तो ये मेन जो टर्म्स हैं, और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में जान लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो स्फेरिकल मिरर का जो रेडियस होता है, सेंटर से और पोल के बीच का जो आपका डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। और चूंकि इस कर्व लाइन का ये रेडियस है, यानी इस स्फेयर का रेडियस है, इसलिए इसका नाम रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर जब भी आया तो समझ लीजिए इस कर्व लाइन का ये क्या है, रेडियस है, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। सभी में कर्वेचर आपके लगेंगे, यानी चूंकि ये कर्व लाइन के सभी पार्ट हैं, यानी सभी जो है कर्व मिरर का क्या है, यानी स्फेरिकल मिरर का ये पार्ट है, इसलिए सभी में कर्वेचर लगा हुआ है। तो याद रखिएगा कि जो यहां से यहां रेडियस होता है और ये यहां से यहां फोकल होता है, फोकल लेंथ होता है। अगर मान लीजिए ये कहे, अगर यहाँ पे यहां से सेंटर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग रेडियस कहते हैं, और फोकस और पोल के बीच में डिस्टेंस हुआ उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो अगर यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर हुआ तो इसका जो होगा 5 सेंटीमीटर होगा। यानी कहने का मतलब जो फोकल लेंथ होता है रेडियस का आधा होता है, फोकल लेंथ होता है, यानी ये वाला चीज, और रेडियस का क्या होता है, आपको पूरा अगर 10 है तो ये 5 होगा। इतना समझ में बात आ रही है। अब एक क्वेश्चन इसी पे हम देख लेते हैं
न्यूमेरिकल्स आपके बहुत बार आते हैं इससे। जैसे कि आप क्वेश्चन कह रहा है कि फोकल लेंथ आप निकालिए जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मान लीजिए कि आपका 32 हुआ, तो आपको बताया गया कि फोकल लेंथ जो होता है ना, रेडियस का हाफ होता है। रेडियस का क्या होता है? हाफ होता है। यानी अगर ये 32 सेंटीमीटर है तो इसका कितना हो जाएगा? 32/2 यानी 16 सेंटीमीटर होगा। इसमें कोई परेशानी नहीं। तो यही चीज इसमें बताया गया है। अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। अगर मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन आपको, अगर अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए फोकल लेंथ आपका आपकी बार दे दिया, चूंकि हम क्या जानते हैं, रेडियस जो होता है वो फोकल लेंथ का आधा होता है। अगर फोकल लेंथ पूछा जाएगा तो 2 इंटू रेडियस हो जाएगा, यानी रेडियस का 2 गुना होता है। यहाँ रेडियस 20 सेंटीमीटर है तो 2 इंटू 20 यानी कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। तो इस न्यूमेरिकल को आप लोग समझ गए। अब अगले क्लास में हम लोग इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।